मध्य प्रदेश सरकार ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि विराट कोहली को मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा खिलाया जाए। अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर विराट कोहली कुछ दिन से नॉनवेज खाना छोड़ चुके हैं, जिसकी खबर मिलते ही झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बीसीसीआई को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में विराट कोहली को अपने खाने में देसी कड़कनाथ मुर्गे को शामिल करने की सलाह दी गई। चिट्ठी में बीसीसीआई से कहा गया कि नॉनवेज खाने वाले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कड़कनाथ मुर्गा खिलाया जाए। जब पूरे विश्व में और पूरे देश में इसकी मांग बढ़ रही है, तो यदि वो उसको किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करें तो निश्चित ही ये हमारे खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा होगा और देश का नाम भी ऊपर आगे जाएगा और उनकी ताकत बढ़ेगी। कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरे मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ मुर्गा खिलाड़ियों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1.5% से 2.5% तक ही फैट होता है, जो कि दूसरे मुर्गों के मुकाबले काफी कम है। जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 21 से 24% तक होती है, जो कि मुर्गों की दूसरी प्रजातियों से काफी ज्यादा है। कड़कनाथ मुर्गे में आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इस मुर्गे का रंग काला होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि इस मुर्गे से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस भी मिल जाते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से कड़कनाथ मुर्गे की कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होती है। बिहार के मनेर से तेजप्रताप यादव ने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। साथ ही तेजप्रताप ने ऐलान किया कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती ही उम्मीदवार होंगी। हालांकि अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बावजूद तेजप्रताप ने बहन मीसा भारती के लिए मनेर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले तेजप्रताप यादव ने बहन की जीत के लिए मनेर में दरगाह पर मत्था टेका। इसके बाद तेजप्रताप ने अपने पिता लालू यादव के अंदाज में लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। बहन के लिए हमने दुआ मांगा है और उनके लिए पूरा कैंपेन करना है, पूरा वोट मांगना है उनके लिए, उनको यहाँ से जिता करके भेजना है दिल्ली में। न्यूज 18 से बातचीत में तेजप्रताप ने अपनी ही पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र के पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने के दावे को खारिज कर दिया। जो आपके यहाँ के विधायक है, जो भाई वीरेंद्र, अरे उनका कोई हैसियत थोड़ा है, उनका यहाँ क्या हैसियत है? मीसा भारती जी का हैसियत है, यहाँ पे लालू एंड फैमिली का हैसियत है। तेजप्रताप यादव इस वक्त जनता दरबार लगाकर लोगों से लगातार मिल रहे हैं। वहीं तेजप्रताप यादव के हमले पर भाई वीरेंद्र ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि लालू यादव के कहने पर वो चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे आदरणीय नेता अगर लालू प्रसाद यादव जी का आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं आदेश होगा पार्टी का जिसको भी दे देंगे ABCD किसी को भी, मैं उसके लिए जान लगा दूंगा, चुनाव जिता दूंगा। हालांकि तेजप्रताप यादव के ऐलान के बाद उनके भाई तेजस्वी यादव ने साफ किया कि पाटलिपुत्र से कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष लालू यादव करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर जो आखिरी निर्णय जो होता है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। कौन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। मीसा जी पहले चुनाव लड़ चुकी थी और देखते हैं आगे जो पार्टी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, मान्य होगा सबको। केरल के सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं के घुसने के बाद मंदिर समिति से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी ने भी इस विरोध का समर्थन किया। दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने ही दोनों महिलाओं की मंदिर में घुसने में मदद की थी, जिस पर विवाद इतना गहरा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। त्रिशूर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पथराव हुआ। वहां एक बिल्डिंग की छत पर चढ़े कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस के साथ सीपीआई के कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। जवाब में उन्होंने भी नीचे से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। यह हंगामा काफी देर तक चला। छत पर चढ़कर पथराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ा नहीं जा सका। इसी तरह सीपीआई के कार्यकर्ता भी वहाँ से भाग निकले। त्रिशूर ही नहीं, पडालम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनके साथ सबरीमला मंदिर समिति के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन की वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार 2 महिलाएं सबरीमला मंदिर में दाखिल होने में कामयाब रहीं, जिससे मंदिर की वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई, जिसके तहत मंदिर में महिलाओं के घुसने पर पाबंदी है। परंपरा टूटी, इसलिए लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। पडलाम में प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती दिखानी पड़ी। तोड़फोड़ की घटना के बाद कई लोगों को पकड़ लिया गया। अफरा तफरी के बीच भीड़ ने एक पुलिस वाले को भी घेर लिया और लोग उस पर जमकर बरसे। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथापाई की कोशिश की। आगजनी की भी घटनाएं सामने आई। पडालम में ही सीपीआई के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। लेकिन इसी हंगामे के दौरान 55 साल के एक आदमी की मौत से विवाद और बढ़ गया। जिस वक्त ये घटना हुई, वहां सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं के घुसने का विरोध किया जा रहा था। इस मामले में सीपीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि सीपीआई के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर उस आदमी की मौत हुई। तब प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे वहां तनाव पैदा हो गया। दावा है कि इसी हंगामे के दौरान पत्थर लगने से 55 साल के एक आदमी की मौत हो गई। सीपीएम का ऑफिसेस को भी स्टोन पेल्टिंग किया जा रहा है और एक प्रोटेस्टर जो शबरीमला कर्म समिति के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उसका देहांत हुआ है। आरोप है कि सीपीआई के दफ्तर में तोड़फोड़ से नाराज उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने सीपीआई के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मुद्दे पर अदालत के सामने 2 अलग-अलग मामले सुनवाई के लिए लगाए गए हैं। एक विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर, दूसरा एक जनहित याचिका है जिसमें इस मामले के जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि इस मामले की किस बेंच में सुनवाई होगी और सुनवाई कब से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि इस मामले की कौन-कौन न्यायाधीश सुनवाई करेंगे और उस बेंच की अध्यक्षता कौन करेगा। ये सुनवाई ऐसे समय में होने जा रही है जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और राजनीतिक गलियारों के साथ साथ तमाम संगठन भी सरकार पर अध्यादेश लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। नए साल के पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भी साफ किया था कि राम मंदिर का रास्ता कोर्ट के फैसले से ही निकलेगा। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तनासुर से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। वहीं अयोध्या मामले के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी उम्मीद जताई कि इस मामले का हल कोर्ट के जरिए ही निकलेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करे, हिंदू पक्षकार भी चाहता है फैसला कोर्ट करे, माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं फैसला कोर्ट का जो है माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी राजनीति में था, क्योंकि 70 साल बीत चुका है। जो कोर्ट फैसला करेगा वही माना जाएगा, क्योंकि राजनीति में 70 साल बीत चुके हैं। लोग इस पर राजनीति करते रहे। हम ये चाहते हैं कि लोगों की राजनीतियाँ जो है बंद हो, कोर्ट फैसला आज कर दे, अभी कर दे, वही माना जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास ने भी साफ कर दिया कि कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, इसलिए अब कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। कोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रह गया है, न समझौता के और न ही सरकार के। सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं है कि राम मंदिर के लिए, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, उस पर जरूर आशा रही कि ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन उससे निराशा हुई। अब एकमात्र बचा हुआ है कोर्ट। वहीं आम लोगों ने भी राम मंदिर को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। ये राम मुद्दा जो बनाए हैं, ये केवल इलेक्शन के हिसाब से बनाए हैं, अपना वोट बैंक के हिसाब से। बाद बाकी उनकी मानसिकता ये नहीं है कि हम ऐसा कर दें। अगर ऐसा करने को होता तो शायद वो जाने कब कर चुके होते। मंदिर बनना चाहिए, जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट एक अलग विषय है, कोर्ट में अपना जब निर्णय होता रहे, लेकिन राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए।